जब लोहे ने खेतों को जोता तो राजाओं ने अपनी सीमाओं को, जिस लोहे ने खेतों को जोता था वही लोहा अब साम्राज्यों की नींव रच रहा था। 16 राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी में थे। यह शक्ति, सम्मान और अस्तित्व का खेल था। आर्थिक समृद्धि ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। अब लोहा खेतों की बजाय युद्ध क्षेत्र में निहित होने लगा। विशाल दुर्गों का निर्माण शक्ति और केंद्रीकरण का प्रतीक था। करों से एकत्रित धन राज्य की रीढ़ की हड्डी बन गया। अब स्थायी सेनाएं बनाई गईं जो केवल राजा के लिए लड़ती थी। प्रशासनिक व्यवस्था जटिल हो गई और नौकरशाही का उदय हुआ। छोटे जनपद या तो विलीन हो गए या फिर शक्तिशाली होकर उभरे। राजनय और गुटबंदी राजनीति के नए औजार बने। भूमि अब केवल कब्जे वाली नहीं बल्कि एक निश्चित राज्य का हिस्सा थी। एक साधारण लोहे के हल से लेकर विशाल किलों तक का यह सफर शुरू हुआ। शासन का स्वरूप बदल गया। रक्त संबंधों से लेकर क्षेत्रीय प्रभुत्व तक, विजय और विलय के माध्यम से राज्यों का विस्तार तेजी से हुआ। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इस नए राजनीतिक व्यवस्था के संकेत मिलते हैं। नए राज्यों में भी पुराने विश्वास और अंधविश्वास का प्रभाव था। विजय उत्सव का अवसर था, लेकिन पराजय के लिए यह अंत की शुरुआत थी। युद्ध और प्रशासन के लिए विशाल खजाने जरूरी थे। इस प्रक्रिया ने उत्तर भारत का राजनीतिक मानचित्र ही बदल दिया। विजेता अब केवल विनाश नहीं बल्कि एकीकरण भी चाहते थे। जनगणना और भूमि रिकॉर्ड राज्य के नियंत्रण को मजबूत करते थे। महाजनपद एक विशाल वृक्ष की तरह थे जिसने सबको अपनी छाया में ले लिया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ने 16 महान राज्यों की सूची दी। ये राज्य उत्तर भारत के विशाल मैदानों में फैले हुए थे। मगध राजगृह की राजधानी के साथ सबसे शक्तिशाली राज्य था। कोसल अपनी समृद्धि और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। अवंती पश्चिम में एक प्रमुख शक्ति और वैदिक संस्कृति का केंद्र था। वत्स कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। अन्य राज्य जैसे गांधार और कंबोज भी अपनी विशेषताओं वाले थे। ये 16 राज्य एक राजनीतिक शतरंज के बिसात की तरह थे। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र भी इस सूची की पुष्टि करता है। संधियों और गुटबंदी के लिए राज्यों के बीच मुलाकातें होती। महाजनपदों में शासन के 2 मुख्य रूप थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र में सत्ता वंशानुगत होती थी, पिता से पुत्र तक चलती थी। गणतंत्र में सत्ता कई कुलीन परिवारों के संघ में बटी होती थी। बुद्ध ने राजा अजातशत्रु को बताया था कि एकता ही गणतंत्र की ताकत है। एक में केंद्रित शक्ति, दूसरे में वितरित शक्ति। कुछ गणतंत्रों में अपने नेताओं का चुनाव भी होता था। राजतंत्र में तेज निर्णय लिए जा सकते थे, खासकर युद्ध के समय। गणतंत्र में बहस लंबी चलती थी और सर्वसम्मति बनाना मुश्किल था। वज्जी, मल और अन्य गणतंत्र गंगा के मध्य मैदान में केंद्रित थे। प्रत्येक व्यवस्था की अपनी ताकत और कमजोरी थी। जल्द ही 4 महान शक्तियां उभरी, मगध, कोसल, अवंती और वत्स। मगध के राजा बिंबिसार ने वैवाहिक गठजोड़ से अपनी शक्ति बढ़ाई। उनके बेटे अजातशत्रु ने सैन्य शक्ति से साम्राज्य का विस्तार किया। मगध ने पहले अंग को जीतकर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हासिल किया। कोसल और मगध के बीच सत्ता की लड़ाई लंबे समय तक चली। अवंती की राजधानी उज्जैनी पश्चिमी व्यापार का केंद्र था। वत्स के राजा उदयन ने भी विवाह से अवंती के साथ संबंध मजबूत किए। ये चारों राज्य धीरे धीरे अपने प्रभुत्व को स्थापित करते गए। अंतिम विजेता कौन होगा यह समय को तय करना था। अंत में मगध उभरकर सबसे शक्तिशाली बना, जिसने भविष्य का रास्ता दिखाया। सत्ता की इस दौड़ में रक्त और विनाश आम बात थी। लगातार युद्ध और भारी करों से जनता परेशान थी। समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। महंगे वैदिक अनुष्ठानों पर सवाल उठने लगे थे। इस बदलते माहौल में नए विचारों ने जन्म लिया। लोग शांति और सरलता की तलाश में थे। बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए संप्रदायों का उदय हुआ। राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति भी हो रही थी। राजनीतिक परिवर्तन के साथ समाज कैसे बदल रहा था, जानने के लिए बने रहिए।